जिस महिला ने एक देश की सबसे लंबी फीमेल पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया, शेख हसीना, बांग्लादेश की वो आयरन लेडी, अब उन्हें मौत की सजा यानी कि डेथ सेंटेंस सुना दी गई है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिस ट्रिब्यूनल यानी कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को उन्होंने खुद वॉर क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए बनाया था, वही आज उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सजा दे रहा है। ये कहानी है अर्श से फर्श तक की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। पिछले साल अगस्त 2024 में शेख हसीना का 15 साल का लंबा शासन अचानक एक रात में खत्म हो गया। मास स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा और वो देश छोड़कर भाग गई। आखिर एक ऐसी नेता जो इतनी ताकतवर थी, उन्हें ये दिन क्यों देखना पड़ा? चलिए इस सवाल का जवाब उन्हीं की पूरी सियासी यात्रा यानी कि पॉलिटिकल जर्नी में ढूंढते हैं। दरअसल शेख हसीना की लाइफ बांग्लादेश की हिस्ट्री से अलग नहीं है। वो एक ऐसी नेता हैं जिनके नाम पर आधुनिक बांग्लादेश की आर्थिक कामयाबी यानी कि जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो, और अथॉरिटेरियनिज्म और मानवाधिकार उल्लंघन यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप भी। सबसे पहले हम उस बड़े दर्द की बात करेंगे जिसे उन्हें राजनीति में मजबूर कर दिया। शेख हसीना का जन्म एक खास परिवार में हुआ। उनके पिता थे शेख मुजिबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर यानी कि जतीय पिता माना जाता है। मुजिबुर रहमान ने 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। हसीना ने ढाका यूनिवर्सिटी से बंगाली लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री ली और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थी। सब कुछ सेट जा रहा था। लेकिन अगस्त 1975 में उनकी लाइफ में सबसे बड़ा तूफान आया। एक मिलिट्री काउप में उनके पिता शेख मुजिबुर रहमान, उनकी मां, 3 भाई और परिवार के कई मेंबर्स को ब्रूटली मार दिया गया। सोचिए, एक पल में पूरा परिवार खत्म हो गया। हसीना और उनकी छोटी बहन रिहाना सिर्फ इसलिए बच गए थे क्योंकि वो उस वक्त विदेश यानी कि अब्रॉड में थे दोनों। इस तबाही के बाद इंडिया ने, जो उस वक्त इंदिरा गांधी की नेतृत्व में था, उन्हें अजाइलम यानी कि आश्रय दिया। हसीना ने 6 साल तक इंडिया में शरण ली। जब वो 1981 में मई में बांग्लादेश वापस आई तो वो सिर्फ जिंदा बचने वाली बेटी नहीं थी, वो आवामी लीग की चुनिंदा नेता बन चुकी थी। भले ही वो देश में मौजूद नहीं थी, फिर भी। जब शेख हसीना 1981 में वापस आई तो उनके सामने एक बड़ा दुश्मन पहले से खड़ा हुआ था, खालिदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की नेता और शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। दरअसल खालिदा जिया के पति वही थे जिन्होंने मुजिबुर रहमान को हटाया था और बाद में पावर गेन की थी। तो ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि अब खून की भी बन गई थी। हसीना और खालिदा जिया की इस दुश्मनी ने 30 सालों तक बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को डिफाइन किया। इन्हें द बैटलिंग बेगम्स कहा जाता था। एक टाइम पे वो दोनों मिलिट्री शासन यानी कि हुसैन मोहम्मद इरशाद का रूल, इसके खिलाफ एक साथ लड़ी 1990 के मास मूवमेंट के टाइम पर। जैसे ही डेमोक्रेसी आई, वो एक दूसरे के गले पड़ गई। नाइनटीन 1996 में हसीना ने अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज कराई और प्राइम मिनिस्टर बनी। उनका ये पहला टर्म सफल माना जाता है। उन्होंने इंडिया के साथ गंगा वाटर ट्रीटी की और चिटागोंग हिल टैक्टिक्स पीस अग्रीमेंट किया। लेकिन वो 2001 में अगला चुनाव हार गईं और फिर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर रह गईं। ऑपोजिशन में रहते हुए हसीना पर 2004 में एक भयानक ग्रेनेड अटैक हुआ। वो तो किसी तरह बच गईं, लेकिन इस हमले ने उनके पॉलिटिकल करियर में गुस्से और बदले की फीलिंग भर दी थी। इस अटैक के पीछे के आरोप हमेशा उनके राइवल्स पर लगे। इस दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई थी कि 2007 में मिलिट्री बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट को आना पड़ गया। लेकिन 2008 में सब कुछ पलट गया।
हसीना ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई। ये उनका दूसरा टर्म था और यहीं से उनकी लॉन्ग डोमिनेंस शुरू हुई। इस दौर में उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जोरदार इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और गरीबी में कमी भी आई। हसीना के सपोर्टर्स उन्हें डेवलपमेंट की आर्किटेक्ट मानते हैं। उन्होंने पद्मा ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जिन्होंने देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया। बांग्लादेश उनके नेतृत्व में ग्लोबल गारमेंट पावर हाउस बन गया और जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% तक पहुंच गया। सोचिए, गरीबी काफी कम हो गई थी। लेकिन 2014 और 2018 के चुनाव पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ऑपोजिशन ने इन चुनावों का बॉयकॉट किया। 2018 में तो उनकी पार्टी अवामी लीग ने 96% से ज्यादा वोट्स जीते। क्रिटिक्स का कहना यह था कि ये चुनाव इलेक्टोरल मैनिपुलेशन और अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स से जीते गए हैं। जीत तो मिल गई पर उसके साथ बदनामी भी आई थी। जैसे जैसे उनका शासन लंबा होता गया, आरोप लगने लगे कि उनकी पावर की भूख यानी कि एपेटाइट फॉर पावर बढ़ती जा रही है। ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, मीडिया पर रोक लगा दी गई और स्टेट सिक्योरिटी पावर्स को बढ़ाया गया। उनके आलोचक यानी कि क्रिटिक्स उन्हें आयरन लेडी से ऑटोक्रेट तक कहने लग गए थे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ा। यूएस ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी पर ह्यूमन राइट्स सैंक्शंस लगाए। क्यों? क्योंकि आरएबी पर सैकड़ों लोगों को लापता करने यानी कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के गंभीर आरोप थे। ये सैंक्शंस ग्लोबल क्रिटिसिज्म का नतीजा थे जिसने हसीना सरकार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। एक तरफ ये क्रिटिसिज्म था तो दूसरी तरफ उन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस को हैंडल करने के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हासिल की। जब मिलियंस ऑफ रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में आए तो उन्होंने उन्हें आश्रय दिया। इसके अलावा क्लाइमेट लीडरशिप के लिए उन्हें यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला। ये दिखाता है कि उनके शासन में अचीवमेंट्स और आरोप दोनों साथ साथ चल रहे थे। आर्थिक ग्रोथ तो जोरदार हुई लेकिन उसमें एक बड़ा कैच था, असमानता यानी कि इनक्वालिटी बढ़ गई। एक रिपोर्ट कहती है कि सबसे अमीर 10% लोग देश की 41% इनकम होल्ड करते थे। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो लॉकडाउन से चीज़ों का दाम बढ़ गया और आम लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस शुरू हो गई। इसने स्ट्रीट प्रोटेस्ट की आग को और भड़का दिया। और फिर आया वो साल 2024। शुरुआत छोटे स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन से हुई जो गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा के खिलाफ थी, लेकिन जल्द ही ये छोटा प्रोटेस्ट एक नेशन वाइड जन विरोध यानी कि अपराइजिंग में बदल गया। लोग हसीना के 15 साल के शासन और उनकी घुटी हुई आवाज यानी कि सप्रेस्ड डिसेंट से तंग आ चुके थे। सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए। वायलेंस बहुत बढ़ गया और ह्यूमन राइट्स ऑफिस का अनुमान है कि जुलाई 15 से अगस्त 15 के बीच 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस भयानक क्रैकडाउन ने अंतिम नतीजा तय कर दिया। जब सरकार के कंट्रोल से सब कुछ बाहर चला गया तब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और देश छोड़कर चली गई। वो इंडिया में एग्जाइल में है। इस तरीके से दुनिया की सबसे लंबी सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर का शासन ड्रामेटिक तरीके से एक पल में खत्म हो गया। सोचिए, वो लीडर जो देश की पहचान थी उसे आखिर में देश से भागना पड़ा। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी को दोबारा बनाया। आयरॉनिकली इस आईसीटी को शहीद मुजीबुर रहमान के दुश्मनों को सजा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका मकसद बिल्कुल बदल चुका था। और फिर आया वो फैसला, मंडे 17 नवंबर 2025। आईसीटी ने हसीना पर 2024 के क्रैकडाउन से जुड़े क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस लगाए
और उनकी एब्सेंस में यानी कि इन एब्सेंटिया ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। ये ड्रामेटिक टर्न पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था। तो दोस्तों, शेख हसीना की कहानी ताकत, ट्रॉमा और तबाही का मिश्रण है। वो विकास की आर्किटेक्ट थी, पर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी सवाल उठे। अब इंडिया में एग्जाइल में रहते हुए वो उस देश को देख रही हैं जिसे उन्होंने बनाया और जहां अब उन्हें सजाए मौत दी गई है। उनका उठन और पतन यानी कि राइज एंड फॉल बांग्लादेश की राजनीति पर गहरा असर छोड़ गया है। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या हसीना का शासन विकास के लिए जरूरी था या लोकतंत्र के लिए खतरनाक? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।